वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 9 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल भालिया व्हीट के बारे में है। भालिया व्हीट जिसे जीआई टैग भी दिया गया है, इसका पहला शिपमेंट अभी कीनिया और श्रीलंका को पहुंचा गुजरात से। इसी वजह से ये न्यूज़ में आया। जो भालिया व्हीट है इसे दौदखानी व्हीट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये लंबे लंबे दानों वाला गेहूं होता है जो कि गल्फ ऑफ खंभात के नॉर्थ में जो भाल रीजन है गुजरात का, वहाँ पर उगाया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है और इसका टेस्ट भी मीठा होता है, तो लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। भालिया व्हीट में आपको अच्छी मात्रा में ग्लूटेन मिल जाएगा जो कि एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। इसकी एक खास बात यह है कि ये रेन फेड कंडीशन में भी उगाया जा सकता है। जहां पर पानी की कमी हो उन जगहों पर भी इसकी अच्छी उपज हो जाती है। इसे 2011 में जीआई टैग दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल टेस्टिंग फैसिलिटी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है इस टेस्टिंग फैसिलिटी के बारे में, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। टेस्टिंग फैसिलिटी है मतलब हम यहाँ पर जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं उनको टेस्ट कर पाएंगे कि उनकी क्या क्वालिटी है, वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे कि नहीं। इस फैसिलिटी को डेवलप किया गया है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI के द्वारा। जो फैसिलिटी है ये सोलर इंडस्ट्री को मदद करेगी कि वो उनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर सकें। जो भी उनके थर्मल कंपोनेंट्स हैं लाइक सोलर रिसीवर ट्यूब्स या फिर हीट ट्रांसफर फ्लूइड या फिर जो कॉन्सेंट्रेटिंग मिरर्स हैं, इन सभी की क्वालिटी कैसी है उसे यहाँ पर जांचा जा सकेगा। जो फैसिलिटी है वो कंपोनेंट्स को वैलिडेट करेगी, पैरेलली उनके परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करेगी, हीट गेन या हीट लॉस की उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं और उनके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे यहाँ पे। अगर बात ARCI की करें तो इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था एक ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत। जो ARCI है उसका मैंडेट क्या है? उसका मैंडेट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये जो भी नीशे मार्केट है इंडिया का, वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स के डेवलपमेंट के लिए वर्क करें। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके प्रोटोटाइप को तैयार करें, डेमोन्स्ट्रेट करें और इंडियन इंडस्ट्रीज़ बढ़िया टेक्नोलॉजीज़ अवेल कर सकें, उसके लिए भी लगातार काम करें। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो हैती के बारे में है। अभी हाल ही में खबर आई कि जो हैती के प्रेसिडेंट रहे जोवेनेल मोइज, उनकी उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। जो वहाँ की कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस, वहाँ पर जो उनका आवास था उनके घर में कुछ हमलावर घुसे और उन्हें गोलियों से भून दिया। खैर, हैती में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक पुराना इतिहास रहा है। या तो वहाँ के प्रेसिडेंट्स को मार दिया जाता है या फिर सत्ता पलट कर दिया जाता है, तो ये काफ़ी आम है और वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वजह से बनी रहती है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ हैती, बिकॉज यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैती जो है वो हिस्पैनियोला आइलैंड पर सिचुएटेड है। हिस्पैनियोला आइलैंड का लिटरल मतलब होता है स्पेनिश आइलैंड, बिकॉज ये कभी स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी, तो इस पूरे आइलैंड को ही हिस्पैनियोला आइलैंड कहा जाने लगा। ये ग्रेटर एंटिलीज में सिचुएटेड है। देखिए, ये कैरेबियन सी का रीजन है, ये यूएस का है फ्लोरिडा, इसके नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यूबा और यहाँ पर ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है इसे ही कहा जाता है हिस्पैनियोला आइलैंड। इस आइलैंड में आपको मिलेंगे दो देश, एक तो डोमिनिकन रिपब्लिक और दूसरा हैती। तो इसके ईस्टर्न पार्ट में है डोमिनिकन रिपब्लिक और इसके वेस्टर्न पार्ट में है हैती। तो हैती की लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मतलब ये साउथ अमेरिका के ऊपर जो कैरेबियन रीजन है वहाँ पर सिचुएटेड है। ये ग्रेटर एंटिलीज में है, मतलब ये जो पूरे आइलैंड्स हैं इनको ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है और इन आइलैंड जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनको लेसर एंटिलीज कहा जाता है। तो ये डिवीजन है इन आइलैंड्स का। तो ये ग्रेटर एंटिलीज में आपको यहाँ पे हैती मिलेगा। तो ये तो आपने समझ लिया। फर्दर आप ये भी देखिए कि इसके ईस्ट में आपको क्यूबा और जमैका मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर है। ये है हैती, इसके पूर्व में यहाँ पर है क्यूबा और यहाँ पर है जमैका, यू कैन सी दैट। इसके अलावा साउथ में आपको बहामास और टर्क एंड कॉइकोस आइलैंड मिलेंगे। तो इसके साउथ में आइए, यहाँ पर देखिए, मतलब ये उनके साउथ में है, ये है बहामास और ये है टर्क्स एंड कॉइकोस आइलैंड। तो इनके साउथ में यहाँ पर हैती है। तो लोकेशंस आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं।
अगर आप केवल इस आइलैंड की बात करें जिसे आप हिस्पैनियोला आइलैंड बोल रहे हैं, तो ये जो आइलैंड है इसका अगर आप 8 हिस्सा करें तो 8 में से 3 हिस्सों पर आपको हैती मिलेगा, और ये डोमिनिकन रिपब्लिक जो कंट्री है उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। फर्दर 27,750 किलोमीटर का पूरा इनका एरिया है। इस लिहाज से ये कैरेबियन रीजन में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। सबसे बड़ी ऑब्वियसली क्यूबा है, दूसरे नंबर पर डोमिनिकन रिपब्लिक का नाम आता है, तीसरे पे हैती है। इसकी जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ऑफ प्रिंस। ठीक है, अब हमने काफी डिटेल में हैती की लोकेशन देखी, तो क्या यूपीएससी इस प्रकार की लोकेशंस पर क्वेश्चन पूछती है? ऑब्वियसली पूछती है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ऑब्वियसली हैती पे नहीं पूछा गया था, बट अगर कोई लोकेशन न्यूज में है तो प्रश्न आने की संभावना रहती है। आपसे पूछा गया था कि कौन सी लोकेशन कौन से देश में है, कैटेलोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंदानाओ फिलीपींस और ओरोमिया नाइजीरिया। आपको बताना था कौन सा पेयर सही है कौन सा गलत है, तो जो सही जवाब है दैट इज सी, यानी कि 1 और 3 करेक्ट हैं। कैटेलोनिया स्पेन में है, मिंदानाओ फिलीपींस में है, लेकिन क्रीमिया एज यू नो यूक्रेन में है, और अगर आप ओरोमियो की बात करेंगे तो ओरोमियो इथियोपिया में है, तो ये बाकी गलत हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीबी जेनवॉक के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के तहत काम करने वाला जो इंस्टीट्यूट है नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, जो कि कल्याणी में सिचुएटेड है। इन्होंने दुनिया का पहला डेटाबेस तैयार किया है ओरल कैंसर के लिए। जो ओरल कैंसर होता है, मुंह में कैंसर हो जाता है, आपने अक्सर देखा होगा, उसका जो जेनोमिक वेरिएशन है उसका ये डेटाबेस तैयार कर रहे हैं ताकि रिसर्च में आसानी हो, हम उस पर अच्छे से वर्क कर सकें। फर्दर जो भी डेटाबेस है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है डीबी। डीबी का मतलब है यहां पर है डेटाबेस। जेनवोक अगर आप देखेंगे तो जेन इंडिकेट करता है जेनेटिक, वी से वेरिएशन, ओ से ओरल और सी से कैंसर। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड है जीनोम जो अक्सर हमें परेशान करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, और डीएनए में जो सारे जीन्स होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। कुल मिला के ये कलेक्टिव टर्म है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सभी जीन्स की ओर इंडिकेट करता है। अगर आप सेग्रीगेशन करना चाहें तो 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है जेनोमिक्स और एक होता है जेनेटिक्स। तो जो जेनेटिक्स होता है वो सिंगल जीन की स्टडी करता है, जबकि जो जीनोमिक्स होता है वो जीनोम की स्टडी करता है, यानी कि ग्रुप ऑफ जीन्स की स्टडी करता है एज अ होल। तो आपको मतलब समझ में आ गया कि जेनोमिक्स और जेनेटिक्स में क्या अंतर है, तो जीनोम का मतलब भी आपने समझा। देखिए दुनिया का पहला डेटाबेस है जो जीनोमिक वेरिएशंस ओरल कैंसर से जो एसोसिएटेड है उनका डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसका एक पावरफुल सर्च इंजन भी है जो भी डेटाबेस है, मतलब आप आसानी से जो भी सर्च आप करना चाहते हैं डेटा वो सर्च करके निकाल सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। फर्दर ये आपको बहुत सारा स्टैटिस्टिकल और बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस दे देगा, डेटा दे देगा, जिसकी मदद से अगर आप कोई रिसर्च इस फील्ड में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो रिपोजिटरी है उसे हर साल अपडेट किया जाएगा, और जो डेटा वेरिएशन हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा इंडिया में जो ओरल कैंसर वाले पेशेंट्स हैं उनसे, और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी जो देशों में कैंसर के पेशेंट्स हैं उनसे भी, और उसे यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स की बात करें तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के तहत। पहला इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो एक्सप्लिसिटली काम करता है ट्रेनिंग, रिसर्च, ट्रांसलेशन एंड सर्विसेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, किस फील्ड में? बायोमेडिकल जेनोमिक्स के फील्ड में। वेस्ट बंगाल के कल्याणी में ये सिचुएटेड है। ओरल कैंसर की बात कर रहे थे, वैसे तो आप इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी प्रेवलेंट फॉर्म है कैंसर का। अक्सर देखा जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो अक्सर इस समस्या से ग्रसित होते हैं। कोई व्यक्ति अगर आवश्यकता से अधिक तंबाकू खाता है, टोबैको च्यूइंग करता है, उसके सेल्स के जेनेटिक मटीरियल में बदलाव हो जाता है। ये जो म्यूटेशन होता है ये ओरल कैंसर कॉज करता है। ये कैंसर काफ़ी खतरनाक होता है। अभी प्रयास चल रहा है, रिसर्चेस चल रही हैं कि क्या कॉज करता है, किस वजह से ऐसा होता है, बट ये काफ़ी कॉमन है और जानलेवा भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप हमको जानकारी दो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कितने कमिश्नर्स की वैकेंसी है और सारी डिटेल्स हमें सौंपो। बात करते हैं सीआईसी के बारे में। सीआईसी को बनाया गया था 2005 के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। 2005 में जो कानून आया था उसी के आधार पर। इससे ये तो स्पष्ट है कि ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, मतलब ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, बिकॉज एक एक्ट के तहत बनाई गई है। मेंबर्स की बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते, मतलब अगर मैक्सिमम एक्सटेंट पे हो तो 11 लोग होंगे, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, कमिश्नर्स होते हैं उनका, लेकिन वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते। फर्दर एक कमेटी उनको नामों की रिकमेंडेशन देती है।
जो कमेटी नाम की रिकमेंडेशन देती है उसमें सबसे पहले तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो लोकसभा में हो, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। वो कौन होंगे ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। जुरिसडिक्शन पूरे भारत में जो भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन पर एक्सटेंडेड है। इनका टेन्योर देखिए पहले तो बिल्कुल प्री डिसाइडेड था, लेकिन उसके बाद 2019 में संशोधन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली कि 65 वर्ष के पहले उनका टेन्योर क्या हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। इनका मेन काम ये होता है कि अगर किसी बॉडी से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कंप्लेन तो ये होता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में, बॉडी में जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, आप उनसे कंप्लेन करें। अगर वो भी नहीं सुनते तो फिर आप सीधा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं दी गई है। तो ये ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इंक्वायरी, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुओ मोटो पावर भी होती है, वो खुद से भी इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। इंक्वायरी के दौरान इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर होने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकते हैं कि आप हमारे पास प्रस्तुत हो, किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं जो उन्हें मिलेगा अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिलंबम के बारे में है। सिलंबम एक मार्शल आर्ट है। लेट मी मेक यू क्लियर। गणेशन नाम के एक व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन कंपटीशन करवाया था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो सिंगापुर में रिसाइड करते हैं। उनसे कहा गया था कि आप मार्शल आर्ट के किसी भी फॉर्म का कोई एक वीडियो पब्लिश करिए जिसके बेसिस पे जज किया जाएगा कि आप विनर होंगे कि नहीं। तो इस पूरे ऑनलाइन कंपटीशन में गणेशन को विनर घोषित किया गया। उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी थी वो सिलंबम पर दी थी, तो सिलंबम न्यूज़ में आया। सिलंबम एक स्टाफ फेंसिंग मार्शल आर्ट है। स्टाफ का मतलब होता है लाठी कट, मतलब जो बांस का टुकड़ा होता है, लाठी, बम्बू स्टाफ। तमिलनाडु में इसका ओरिजिन है। ये एक मॉडर्न और साइंटिफिक मार्शल आर्ट है जिसका इस्तेमाल एक व्यक्ति अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर सकता है। ये दुनिया के कुछ बहुत ही पुराने मार्शल आर्ट्स में से एक है। जो टर्म सिलंबम है, इसमें सिलम का वर्ड होता है माउंटेन और बम का मतलब होता है बंबू। एक प्रकार से बंबू का इस्तेमाल वेपन के तौर पे किया जा सकता है। जब इसका ओरिजिन हुआ था तब तो मेनली इसमें बंबू का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीमे धीमे जैसे ये मार्शल आर्ट डेवलप हुआ, इसके साथ इसमें कई और चीजें यूज की जाने लगी। जैसे बंबू स्टाफ, बंबू लाठी तो इस्तेमाल की जाती थी। मारू जो है वो ब्लैक बक के जो हॉर्न्स होते हैं उनसे बनाया जाने वाला एक हथियार है, तो इसका भी इस्तेमाल सिलंबम में किया जाता रहा। अरुआ यानी कि सिकल, हसिया, सुआकू एक प्रकार का व्हिप होता है, वाल, मुड़ी हुई तलवार होती है, कुट्टू, कटई, ये इस प्रकार का एक हथियार होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। कट्टी मतलब नाइफ, और सेड़ी कुची एक प्रकार की छोटी छड़ी होती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल अब सिलंबम में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1000 BC में, यानी कि आज से 3000 साल पहले, जो ऋषि अगस्त्य थे उन्होंने इस प्रकार के मार्शल आर्ट को शुरू किया था। शिल्पाधिकारम और कई सारे संगम लिटरेचर्स इसे 2nd सेंचुरी BC का बताते हैं, यानी कि लगभग 2200 साल पुराना। लेकिन जो ओरल टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, वो कहते हैं कि ये मार्शल आर्ट कम से कम 7000 साल पुराना है, यानी कि 5000 BC का। मतलब इंसानों ने जब डेवलप किया तो वो इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने लगे थे। अब ये है कि देखिए मार्शल आर्ट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि गटका पंजाब का है, पैका उड़ीसा का, थांगता मणिपुर, कलारीपयट्टू केरला का, चोलिया उत्तराखंड, पांग लापसोल सिक्किम, मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश, मर्दानी खेल महाराष्ट्र और परीकांडा बिहार। तो सभी राज्यों के अपने अपने कुछ फोक मार्शल आर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मार्शल आर्ट्स कोई न्यूज़ में आ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, तो और आर्ट एंड कल्चर में भी हम पढ़ते हैं, तो क्या मार्शल आर्ट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है? बिल्कुल पूछती है। देखिए 2014 में उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कलारीपयट्टू के बारे में। कलारीपयट्टू क्या है यही पूछा गया था आपसे, और इसका सही जवाब डी था कि ये एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है जो कि सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में परफॉर्म किया जाता है। एक बताता हूँ मैं आपको, जब ये मार्शल आर्ट आया था, ये सिलंबम की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबे समय से इंडिया में प्रेवलेंट था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो इससे थ्रेट फील करते थे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। बोला कि मार्शल आर्ट ये सिलंबम कोई परफॉर्म नहीं करेगा। तो उन्हें लगता था कि अगर ये ट्रेंड हो जाएंगे तो अगर कभी काउंटर हुआ तो लड़ाई लड़ेंगे, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। तो फिर यहाँ पे जो इसे परफॉर्म करने वाले लोग थे वो भी स्मार्ट थे। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने 2-4 ढोलक और डपली ले ली और वो उसको बजाने के साथ साथ इसको परफॉर्म करने लगे। उन्होंने बोला कि ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है, मतलब ये हम लड़ाई के लिए नहीं कर रहे, ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका एक रूप चेंज कर दिया ताकि ये सर्वाइव कर जाए, खत्म ना हो, नहीं तो अंग्रेज तो खत्म करके चले जाते। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। भलिया वीट ये
रेनफेड कंडीशन में बिना इरिगेशन के भी उगाया जा सकता है। हैती एक आइलैंड हिस्पैनियोला आइलैंड में एक कंट्री है जो कि ग्रेटर एंटिलीज में है, कैरिबियन सी में। सिलंबम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। CIC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।